भैया ऐसा है कि जो अपने आप को आप बुद्धिजीवी बताते हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, और आप सबके मुंगेर में, बिहार में रहने और आपके पुरुषार्थ पड़े और सारे पराक्रम के बावजूद भी बिहार की जो दुर्दशा है, उसके लिए आप भी उतने ही जिम्मेवार हैं जितना दूसरे को है। बिहार की ये दुर्दशा इसलिए है, बिहार की ये दुर्दशा इसलिए है कि बहुत सालों, सेंचुरीज पहले ग्रीस में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए जिनका नाम था प्लेटो। उन्होंने कहा, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। मतलब अगर समाज में, राजनीति में आप भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। तो बिहार की जो नियति है, जो परिस्थिति है, वो इसलिए है कि अपने आप को समझदार और प्रबुद्ध बताने वाले लोगों ने राजनीति से अपने इसको किनारे कर लिया। क्या यहाँ जो पिछले 30-40 साल में व्यवस्था चली है, तो आदमी कहता है भैया राजनीति से तो अलगे रहो, घर में बैठ के चर्चा करते हैं, लंबी चौड़ी बात करते हैं, बड़े बड़े सुझाव देते हैं, लेकिन आकर इसमें प्रयास कोई नहीं करना चाहता। अगर प्रशांत किशोर समझते हैं कि हम बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं और हम बिहार में आकर कोई प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, तो कोई अगर 9वां फेल बिहार का राजा है तो दोष उसका नहीं, दोष प्रशांत किशोर का। तो जितने आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, तो मेरे भाई ये सुधार प्रशांत किशोर नहीं कर सकते। कोई एक व्यक्ति ने बिहार को बिगाड़ा नहीं है, किसी एक दल ने बिहार को, किसी एक विचारधारा ने नहीं बिगाड़ा है। बिहार को बिगाड़ने की जिम्मेवारी पूरे समाज की है, तो इसको सुधारने का जिम्मा भी समाज को ही उठाना पड़ेगा। इसलिए ये अभियान है जिसका नाम है जन सुराज। ये दल नहीं है। पत्रकार महोदय खड़ा होकर पूछे, अब आपका दल बनने जा रहा है। मेरा कोई दल नहीं बन रहा, जन सुराज दल बन रहा है, जिसको बिहार के 1 करोड़ लोग मिलकर बना रहे हैं। और 2 तारीख को, जो मैं 2 साल से गांव गांव घूम कर कह रहा हूं, न मैं इसका नेता था न नेता इसका बनूंगा, 2 तारीख को देखेंगे, आपके आंख के सामने दिखेगा कि बिहार के लाखों लोगों को, जिनको आपके बीच से ही चुनकर हमने निकाला है, कई मामलों में आपकी मदद से चुनकर निकाला है, वही लोग बैठेंगे और बैठकर बिहार के इस दल के नेतृत्व का चुनाव भी करेंगे। वही लोग ये तय करेंगे इस दल का नेता कौन होगा, इस दल का संविधान क्या होगा, इस दल की प्राथमिकता क्या होगी, इसको आगे कैसे बनाया चलाया जाएगा। ये प्रशांत किशोर की बकौती नहीं है। हमारी भूमिका क्या है? आपको लग रहा है, कोई कह रहा है आप तो पीछे दूसरा दल को जिताते थे, अब आजकल पदयात्रा कर रहे हैं। हमारी भूमिका जो पहले थी वही भूमिका आज है। आपके देखने का नजरिया बदल गया है। भाई पहले भी हम यही काम करते थे। पहले दलों को, नेताओं को सलाह देते थे, किस तरह से संगठित होइए, किस तरह से अपने पार्टी का चुनाव का अभियान चलाइए, कैसे लोगों को टिकट दीजिए, किस मुद्दे पर चुनाव लड़िए कि आप चुनाव जीतिएगा। काम हम आज भी वही कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि अब मैंने दल और नेता को सलाह देना छोड़ दिया है। अब बिहार की जनता को जाकर गांव गांव सलाह दे रहे हैं कि आप अपने बीच से ऐसे लोगों को कैसे निकाल सकते हैं, उनको संगठित कैसे कर सकते हैं। और 2 अक्टूबर को जब दल बनेगा तो प्रशांत किशोर की भूमिका उस दल के नेता की नहीं है, उस रणनीतिकार की है, उस कुम्हार की है, जो अच्छी मिट्टी और चाक मिल जाए तो थोड़ा सा सहारा दे ताकि आप अपने ताकत से घड़ा बढ़िया बन सके। यही हमारी भूमिका है। आप पूछ रहे हैं कौन इसका नेता बनेगा। मेरे भाई, अगर 1 करोड़ बिहार के समझदार लोग बैठ के दल बना सकते हैं, 30 वर्ष से जमे हुए नेताओं को, दलों को उखाड़ कर फेंक सकते हैं, तो वो 1 करोड़ मिलकर लोग अपना नया नेता भी चुन सकते हैं। ये भ्रम मत पालिए कि प्रशांत किशोर ही सबसे काबिल आदमी है। बहुत लोग कहता है भैया प्रसाद नहीं रहिएगा तो सब गड़बड़ा जाएगा। कुछ नहीं गड़बड़ाएगा। महात्मा गांधी जितने बड़े लीडर कोई इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। महात्मा गांधी अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 1 साल के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पर उनका प्रभाव नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि गांधी जी के नेतृत्व में आजादी नहीं मिली। लेकिन आजादी गांधी जी के नेतृत्व में मिले, इसके लिए जरूरी नहीं है कि दल पर कब्जा गांधी जी का हो और गांधी जी के बाद उनके बेटे का हो। इसलिए ये व्यवस्था यहाँ बनाई जा रही है। प्रशांत किशोर को भगवान ने अवसर दिया है तो हम आज आपको समझदार दिख रहे हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, बिहार के हर शहर गांव में प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल और होशियार लड़के हैं। जरूरत इस बात की है कि उनको ढूंढ कर निकाला जाए, उनको मौका, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो बिहार के लिए कुछ कर सके। अब आपके जो सवाल हैं, किसी ने पूछा पलायन की बात, आपने पूछा शिक्षा कैसे सुधरेगा, कोई बता रहा है भैया यहाँ रोजगार कैसे आएगा। उन सवालों पर जवाब दें। उससे पहले जो मेरा अनुभव रहा है शिक्षा को लेकर, उस पर एक टिप्पणी आपसे साझा करूंगा। पूरे बिहार में जहां जाइए आप लोग तो अपने आप को पढ़ा लिखा बता रहे हैं, प्रबुद्ध बता रहे हैं।
हम पूरे बिहार में जहां भी गए, जहां 80% लोग अनपढ़ है, पहला सवाल हम यही पूछते हैं कि ये बताइए कि आपके गांव पंचायत में पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और ऐसी जातियों में बना हुआ बिहार, यही अनपढ़ बिहार, अभी तक 5300 से ज्यादा गांव में हम गए हैं पैदल चल के, किसी भी गांव में एक आदमी ने भी ये नहीं कहा कि ना भैया पढ़ाई रोजगार नहीं होना चाहिए। हर आदमी कहता है कि हमको पढ़ाई रोजगार जरूर होना चाहिए। लेकिन दूसरा सवाल बड़ा मुश्किल है, मैं लोगों से फिर पूछता हूं कि अपने अपने बच्चों के सर पर हाथ रखो और रख कर बताओ कि आपने अपने जीवन में किसने पढ़ाई और रोजगार के लिए जीवन में अपने बच्चों के लिए एक बार भी वोट दिया है। आज तक किसी एक व्यक्ति ने भी नहीं कहा, और आपसे हाथ नहीं उठवाएंगे। लेकिन इस सभा में भी दावा कर रहे हैं, यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी नहीं है जिसने अपने बच्चों के पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट दिया। तो खाली कहने से नहीं होगा। प्रशांत किशोर को आप सुनने आए हैं, प्रशांत किशोर के पैदल चलने से सुनने नहीं आए। हम इतने बड़े मूर्ख नहीं है। लोग बता रहा है भैया 2 साल से चल रहे हैं इसलिए आए, हमसे ज्यादा चलने वाले लोग यहाँ पैदा हुए होंगे। प्रशांत किशोर को आप सुनने इसलिए आए हैं कि आपको मालूम है कि इस आदमी को चुनाव लड़ाने आता है। हम जब पैदल चलते हैं, लोग अपने दुकान में घर में बैठ के हंसता है कि देखो पैदल चल रहे हैं। अरे बिहार में कुछ नहीं होगा, इनके पैदल चलने से क्या होगा, कितना आए कितना गए, बिहार में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर उसको कोई बताता है भैया इसका नाम है प्रशांत किशोर। ये आदमी चाहे और कुछ हो चाहे नहीं, इसको राजनीति की खूब समझ है। आदमी फिर घबराता है, सोचता है कि भैया अच्छा हो खराब हो, चलो इसके साथ गमछा डाल देते हैं, कल होके कोई नया व्यवस्था बना देगा, कहीं हम पीछे न छूट जाए। तो ज्यादातर लोग पूरा नहीं मानिएगा। 2 साल पैदल चल के इसी सभागृह में कोई आएगा, ज्यादातर लोग आप अपना काम धाम छोड़कर यहाँ आने वाले नहीं है। आप इसलिए आए हैं कि हमने 10 वर्ष में जो काम किया है, आपको भी लग रहा है, चाहे आशा हो, विश्वास हो, शक हो, लेकिन लग रहा है कि आदमी कुछ कर सकता है, इसलिए आप आए हैं। तो अपना पीठ मत थपथपाइए कि आप कोई बहुत अपना समय निकाल के लिए बिहार के लिए आए। कोई बिहार की चिंता नहीं कर रहा है, हम भी नहीं कर रहे हैं, आप भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ खड़े होकर जितने लोगों ने सवाल पूछा, कोई बता रहा है भैया हमारा वकीलों का समस्या बता दीजिए। आपने ठीक कहा, अगर समस्या पूछने लगेंगे, कोई बिहार की बात नहीं कर रहा है। कोई बता रहा है भैया पुल नहीं बना, कोई बता रहा है बड़ा भ्रष्टाचार है, कोई बता रहा है वकील को सुधारिए, कोई बता रहा है व्यापारी वर्ग को सुधारिए। आपका सवाल जायज है, कोई गलत नहीं है। आप हमको बता दीजिए कि समाज का कौन वर्ग अच्छा है कि व्यापारी परेशान है, इसकी चिंता कर रहे हैं। यहाँ तो 13 में 13 करोड़ लोग परेशान है। आप कह रहे हैं कि मुंगेर कैसे सुधरेगा? अगर जमुई ठीक हो, भागलपुर ठीक हो, पटना ठीक हो, तो आपका सवाल जायज है कि भैया मुंगेर कैसे सुधरेगा? यहाँ तो पूरा बिहार ही का वही दुर्दशा, कैसे सुधरेगा? तो जब तक बिहार नहीं सुधरेगा तब तक मुंगेर भी नहीं सुधरेगा। जब तक बिहार नहीं सुधरेगा तो व्यापारियों की दशा भी नहीं सुधरेगी। तो मूल प्रश्न पर आइए कि शिक्षा कैसे सुधरेगी, यहाँ से पलायन कैसे रुकेगा, यहाँ से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? ये आपका जायज सवाल है। और आपका ये जो सवाल है, ये सब आप सुधारिएगा, तब न सुधारिएगा जब बिहार से आप चुनाव जीत कर आइएगा। और लोगों का यक्ष प्रश्न है कि जाति से कैसे निपटिएगा? ये बिहार में लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया है, बिहार के लोगों के दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि अगर आपके पास जाति नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, बाहुबल नहीं है, तो आप राजनीति नहीं कर सकते। एक आंकड़ा आपको दे रहा, पिछले 30 साल में बिहार में जितने लोग सांसद विधायक बने हैं, चाहे जिस दल से भी बना हो, याद रखिए, जिस दल से भी यहाँ कोई विधायक सांसद बना है, पिछले 30 वर्ष में सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही यहाँ विधायक सांसद बने। दल चाहे कोई भी हो, यहाँ रहते हैं 3.5 करोड़ परिवार, लेकिन सांसद विधायक सिर्फ 1250 परिवार का लोग बनता है। और उन्हीं लोगों ने, उसी व्यवस्था ने ये प्रचार फैलाया है कि भैया जाति नहीं रहेगी तो चुनाव नहीं जीतोगे, पैसा नहीं है तो चुनाव कैसे लड़ोगे। ये तीनों भ्रम आपका भी दूर करेंगे। ये भ्रम इसलिए फैलाया गया है ताकि कोई सामान्य आदमी ये हिम्मत ही न करे कि वो राजनीति में आए और इनको चुनौती दे। आपको लगता है कि राजनीति करना है तो बहुत पैसा चाहिए। लोग लड़के आकर हमको बताते हैं भैया हमारा तो बड़ा मन है लेकिन पैसा ही नहीं है, कैसे राजनीति करेंगे? तो आपको ये बता रहा हूं, जिसको भी आप देश में नेता मानते हैं, बिहार में या देश में जिसको भी नेता मानते हैं, एक बार जरा ध्यान से याद कीजिए, जिस दिन बिहार ने उसको नेता बनाया, जिस दिन समाज ने उस व्यक्ति को नेता बनाया, वो व्यक्ति कितने पैसे वाला आदमी था। जिस दिन बिहार ने लालू जी को नेता बनाया, लालू जी टाटा बिरला के लड़के नहीं थे। जिस दिन बिहार ने नीतीश कुमार को नेता बनाया, नीतीश कुमार टाटा बिरला के लड़के नहीं थे। जिस दिन बंगाल के लोगों ने ममता बनर्जी को जिताया, ममता बनर्जी के पास करोड़ों रुपया नहीं था। जिस दिन योगी जी को जिताया गया, किसी भी नेता को आप जिसको भी जानते हो, मेरे भाई, समाज जिस दिन आपको अपना नेता चुनता है वो बिना पैसे वालों को ही चुनता है। ये अलग बात है कि नेता बनने के बाद आप पैसा वाला बन सकते हैं, लूट खसोट के पैसा वाला हो जाइएगा,
होता यह है कि आप नेताओं को देखते हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, काफिला चल रहा है, बड़ा बड़ा उनके पास पैसा साधन है, तो आपको लगता है कि जब तक पैसा नहीं रहेगा तो हम इनके जैसा बनेंगे कैसे। ऐसी कोई बात नहीं है। पैसा जो है वो पेट्रोल के जैसा है। अगर आपके पास गाड़ी है तो पेट्रोल लगेगा, लेकिन अगर गाड़ी ही नहीं है तो अगर 10 कनस्तर भी पेट्रोल हो जाएगा उस पर बैठकर कहीं नहीं जा सकते। तो अगर समाज का समर्थन आपके साथ है, अगर आपके पास वोट है, तो पैसे का जुगाड़ समाज कम या ज्यादा कहीं ना कहीं से कर देता है। नोट से वोट का गारंटी नहीं है। तो ये भ्रम मत पालिए कि पैसे से ही राजनीति होगा। दूसरा, लोगों को लगता है कि यहाँ तो जाति से नहीं निपट पाइएगा। लोग हमको कहता है बहुत बढ़िया आप बतिया रहे हैं, आप बहुत चुनाव के विशेषज्ञ हैं, वो सब ठीक है, लेकिन वो नया लड़का पीछे कर रहा है, बिहार यूनिक है, बिहार में तो जाति बहुत ज्यादा है। तो पहले समझिए कि जाति समाज की जितनी बड़ी सच्चाई बिहार में है, इतनी ही जाति की महत्ता उत्तर प्रदेश में भी है, उतनी ही जाति की महत्ता गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी है। आप वहां पर चुनाव नहीं लड़ाए हैं, इसलिए आपको लगता है कि खाली बिहार में ही है, लेकिन बिहार में जातियों की महत्ता कितनी है इसको समझिए। आपको लगता है कि हर आदमी जाति पर ही वोट देता है। जनसुराज से उसको कैसे निपटा जाएगा, जनसुराज कैसे निपटेगा उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जो बात हम कहेंगे वो तो भविष्य की है। पहले जो 20 वर्ष में हुआ है उसको देखिए। इसी बिहार में 1984 में पूरे बिहार राज्य में, उसमें बिहार झारखंड एक था, राजीव गांधी की कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली। आपसे पूछेंगे कि जातियों में बटा हुआ बिहार, कांग्रेस को राजीव गांधी को कैसे वोट दे दिया, तुरंत लोग खड़ा होकर कहेंगे कि वोट राजीव गांधी को नहीं पड़ा। 84 में इंदिरा जी की मृत्यु हुई थी और उस मृत्यु से जो सहानुभूति की लहर बनी, उसमें जाति होती छोड़कर सबने कांग्रेस को वोट दिया, इसलिए कांग्रेस राजीव गांधी जीत गए। इस बात को आप कागज पर लिख लीजिए। फिर आपसे पूछेंगे 1989 में क्या हुआ, यहाँ जनता दल बीपी सिंह कैसे जीत गए। बीपी सिंह के जाति के बहुत लोग तो नहीं रहते हैं यहाँ बिहार में। आप बताइएगा कि वोट जनता दल को नहीं पड़ा। बहुत बड़ा फोर्स भैया मुद्दा था, भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा बन गया, लोगों ने कहा राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, सब आदमी जाकर जनता दल बीपी सिंह को वोट दे दिया। इसको भी लिख लीजिए। फिर पूछेंगे 2014 में क्या हुआ। आप में से कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया 14 में भाजपा को वोट नहीं पड़ा, ये तो जो मोदी जी का लहर आया तो बिहार में सब लड़का, सब जाति के लोग जाकर मोदी के नाम पर भाजपा को वोट दे दिए, इसीलिए जीत गए। इसको भी लिख लीजिए। फिर पूछेंगे 2019 में क्या हुआ, तो ज्यादातर लोग कहेगा भैया बड़ा कांटे का मुकाबला था। तो जो पुलवामा हुआ ना, पुलवामा के बाद समझिए कि समाज का हर आदमी जाकर भाजपा को वोट दे दिया। इन चारों बातों को लिखिए। 84 एक घटना है और उस घटना से उठी हुई सहानुभूति की लहर है जिसने समाज में जातियों का बंधन तोड़ दिया। 89 एक विषय है भ्रष्टाचार को फोर्स, जिसमें समाज ने जातियों से ऊपर उठकर जनता दल को वोट दिया। 2014 में एक व्यक्ति है मोदी, जिसने समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया, तो लोग जातियों से ऊपर उठकर भाजपा को वोट दिए। और 2019 एक विचारधारा है राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, जिसके नाम पर जाति धर्म भूलकर लोगों ने वोट दिया। ये आपको क्या बताता है? अगर कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई विचारधारा, कोई प्रयास समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले, तो समाज में ये ताकत है, वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है, पीछे करता रहा है। फिर भी आपको क्यों लगता है कि जाति पर वोट करता है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। वो इसलिए कि हमने 4 चुनावों का आपको उदाहरण दिया, बाकी चुनाव की चर्चा नहीं की। बीच में बहुत और भी चुनाव हुए, लेकिन उन चुनाव में ना कोई घटना थी, ना कोई व्यक्ति था, ना कोई प्रयास था। तो लोगों को जब दोनों लड़ने वाले एक ही जैसे दिखते हैं, तो समाज भी कहता है दोनों तो एक जैसा दिख रहा है, चलो अपने जाते वाले को दे देते। अगर नया प्रयास होगा और उस प्रयास में शुद्धता और ईमानदारी होगी, तो समाज में ये ताकत है। और दूसरी बात आप समझिए, अगर आप कहते हैं कि बिहार में सब जाति पर वोट दे रहा है, तभी चुनाव हुआ है, भाजपा को मोदी जी को वोट पड़ा है, जरा आप बताइए हमको मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? तुरंत आदमी कहेगा ना भैया तो जात पर नहीं, विचारधारा पर, हिंदू मुसलमान पर वोट दिया है, तो जाति पर तो नहीं दिया है। यहाँ मुसलमान 18% है, वो लालू जी को वोट देता है, वो लालू जी के जाति का तो नहीं है, वो लालू जी को क्यों वोट देता है? क्योंकि उसको भाजपा के डर से जो विकल्प दिखता है उसको वोट देता है, वो जाति पर वोट नहीं देता। ये सारे तथ्य आपके आंख के सामने हैं, लेकिन आपके दिमाग में ऐसा बैठा दिया गया है कि आप सब सुनने के बाद भी कहिएगा भैया कह तो रहे हैं, लेकिन बिना जात के तो होगा नहीं, जात पर तो वोट पड़बे करेगा। हम आपको अंतिम इस बात पर यही कहेंगे कि जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है और जाति की भूमिका भी है चुनाव में, लेकिन जाति एकमात्र सच्चाई नहीं है जिस पर वोट पड़ता है। जैसे कई विषयों पर वोट पड़ता है, वैसे एक विषय जाति भी है। और एक अंतिम बात समझिए, अगर आप राजनीति के जरिए समाज के अगुआ बनना चाहते हैं, तो आपके पास ये विकल्प नहीं है कि समाज में सब अच्छा हो जाए तब आप राजनीति करने आइएगा, कि जाति न रहे तब राजनीति करेंगे, पैसे का प्रभाव खत्म हो जाएगा तब राजनीति करेंगे।
तो मेरे भाई जब सब सुधरिए जाएगा तो आपके राजनीति में आने की जरूरत क्या? जो सुधारेगा वही इसका नेता बनेगा। तो अगर आप राजनीति के जरिए समाज का अगुवाई करना चाहते हैं तो आपको समाज की अच्छाई और बुराई, उसकी ताकत और कमजोरी दोनों को समझकर साध कर ही इसका अगुवाई करना है। आपके पास समाज परफेक्ट हो जाए तब राजनीति करेंगे, ये विकल्प नहीं है। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। इसीलिए ये प्रयास चल रहा है। बिहार को सुधारने का प्रयास हम करें या आप करें, आज करें या 20 वर्ष के बाद करें, करना तो किसी न किसी बिहार के आदमी को ही पड़ेगा। कोई तमिलनाडु से आकर बिहार को सुधारने का ये प्रयास करने वाला नहीं है। आपने कहा कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगा, पलायन की बात, 2 सवाल आपका उत्तर देंगे। आपने कहा सबसे बड़ी समस्या है पलायन, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन पलायन की समस्या जो आंकड़ों में दिखती है, आप और हम पढ़ते हैं कि गरीब आदमी मजदूरी करने जाता है, ये पलायन की समस्या नहीं है। पलायन की समस्या से सिर्फ गरीब आदमी प्रभावित नहीं है। गरीब का बच्चा तो मजदूरी करने जा रहा है, उसका पलायन आपको दिख रहा है। लेकिन जो यहाँ पर संभ्रांत परिवार है वो भी पलायन से बचे हुए नहीं है। फर्क बस इतना ही है कि गरीब का बच्चा मजदूरी करने जा रहा है और पैसे वाले का बच्चा पढ़ाई और नौकरी करने जा रहा है, जहाँ दोनों का बच्चा रहा है। और जो लोग प्रबुद्ध हैं, पैसे वाले हैं, उनको पलायन का ज्यादा नुकसान है। गरीब का जो बच्चा है जो मजदूरी करने गया है, 60-65 वर्ष उम्र हो जाएगा, जब उसका शरीर थक जाएगा वो वापस आकर अपने गांव परिवार में रहेगा। लेकिन आपका जो बच्चा पढ़ लिख कर बंगलोर दिल्ली चला गया, हमसे लिख कर ले लीजिए, अब वापस आने वाला नहीं। आप चाहे जितना मेहनत कर लीजिए, जितना 1 घंटा निकाले हैं, डॉक्टर साहब हैं, दुकान बंद करके आए हैं, आपको लग रहा है नुकसान हो रहा है। मेरे भाई, हम आपको अपने अनुभव से बता रहे हैं, हमारे बाबूजी भी डॉक्टर थे, रात दिन कभी अतवार को भी छुट्टी नहीं लिए, दूधू को बहुत बड़ा बड़ा हवेली बंगला बनवाए हैं। आज वहां दिया बत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ लिख कर बाहर चले गए, कोई आने वाला नहीं है। तो जो लोग प्रबुद्ध हैं, पैसे वाले हैं, पलायन का दंश आपके लिए ज्यादा घातक होने वाला है। क्योंकि जीवन भर मेहनत करके जो आप बनाइएगा, अंत में आपके बच्चों को हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए ये आपकी जिम्मेवारी है कि पलायन को सुधारा जाए। अब पलायन सुधरेगा कैसे, इसको समझिए। हम लोग के पास ऐसा क्या मैजिक फॉर्मूला है कि हम लोग कह रहे हैं कि 1 साल में डिस्ट्रेस माइग्रेशन, मतलब मजबूरी में यहाँ से बाहर जाने वाले लोगों को रोक दिया जाएगा, किसी को नहीं जाना पड़ेगा। एक लोग हमसे पूछता है आपके पास ऐसा क्या जादू का छड़ी है, अभी आपको बता रहे हैं कि वो कैसे रोका जाएगा। पहले बात ये समझिए कि बिहार में जो नौकरी का लालच लोगों को दिया जाता है, सारा नौकरी, आरक्षण, लड़ाई झगड़ा, कोई कह रहा हम 5 लाख दे दिए, कोई कह रहा हम 10 लाख दे दिए, कोई कह रहा हम 60% रिजर्वेशन दे देंगे। पूरा समाज उसी में लड़ रहा है कि कितना हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। किसका प्रश्न पत्र लीक हुआ, हम आपको बता रहे हैं। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, इसको याद रखिए, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक बिहार में सरकारी नौकरी के जितने लोग हैं, उसकी संख्या जोड़िएगा तो उनकी संख्या होती है 23 लाख। मतलब 1.97%, 2% से कम लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी आज 75-78 साल में पाए हैं। 98% आदमी को ना सरकारी नौकरी है ना आगे हो सकती है। तो जो भी आपको बता रहा है कि सरकारी नौकरी देके पलायन रोक देंगे, उससे बड़ा मूर्ख या उससे बड़ा ठग कोई भी नहीं, कोई नहीं सकता। दुनिया में जितने भी देश हैं जहां पर लोगों के पास रोजगार है, जहां लोगों के पास पैसा है, आमदनी है, तरक्की है, खुशहाली है, आप दुनिया के सबसे बड़े देशों को देखिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जहां भी चलिए, वहां पर लोग रेलवे का एग्जाम देकर पैसा नहीं कमाए, वहां पर नौकरी की मारामारी करके लोगों ने अपना जीवन नहीं सुधारा है। वहां सुधार का जो मंत्र है वो है शिक्षा, और शिक्षा के बाद रोजगार के लिए सुलभ पूंजी। पूंजी की उपलब्धता सबसे बड़ी जो हथियार, सबसे बड़ा जो हथियार है। आपके पास अगर पूंजी होगा तभी पलायन रुकेगा। जन स्वराज का मंत्र है, मेरे साथ दुनिया के कम से कम 10 से बड़े इकोनॉमिस्ट, बिहार के लोग उसमें इंक्लूडेड हैं, जो काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जो मॉडल बनाया है कि बिहार में अगर श्रम का पलायन रोकना है, मजदूरों का पलायन रोकना है, तो उसके लिए पूंजी और बुद्धि का पलायन रोकना होगा। आपको जो मजदूर जाता है ट्रेन में बैठ के, वो पलायन दिखता है, लेकिन पूंजी का पलायन नहीं दिखता, बुद्धि का पलायन नहीं दिखता है। मैं आपको पूंजी के पलायन पर 2 मिनट आपका समय लूंगा। इसकी चर्चा बिहार में कोई नहीं करता। पूंजी समाज में आता कहां से है? यहाँ धंधा उंधा करने वाले लोग भी बैठे हुए, धंधा बिजनेस करने वाले लोग। पूंजी आता कहां से है? पूंजी आने का 2 ही तरीका है। एक, जो पैसा आप कमाकर बचाते हैं, जो अर्जित करते हैं, खर्च के बाद जो बचता है वो आपका हुआ मूलधन। और पूंजी का दूसरा स्रोत है बैंकों से मिलने वाला कर्ज, लोन। तो ज्यादातर लोग कुछ हिस्सा अपना पैसा, अपना बचत का लगाते हैं, और 2/3 या 60%, 70% पैसा लोन से लेते हैं, बिजनेस धंधा करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए। आप लोग यहाँ आए हैं गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो बिना फाइनेंस के गाड़ी और मोटरसाइकिल खरीदा होगा। पूंजी की इतनी ताकत है, और बिहार में पूंजी है ही नहीं। पूंजी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ प्रति व्यक्ति आय है 32,000 रुपया। याद रखिए,
नेता लोग जितना भी दावा कर ले, देश में प्रति व्यक्ति आए हैं 1,35,000, बिहार में प्रति व्यक्ति आए हैं 32,000, और उसमें भी अगर पटना और बेगूसराय 2 जिला हटा दीजिएगा तो बिहार में प्रति व्यक्ति आए हैं 24,000 रुपया। 100 में 80 आदमी बिहार में आज की तारीख में भी 100 रुपया नहीं कमाता है। यहाँ बैठा हुआ बहुत आदमी तुरंत कहेगा कि मजदूरी 300 रुपया है तो 100 रुपया कैसे नहीं कमा रहा है। वो इसलिए कि घर में अगर बाल बच्चा लेकर 5 आदमी है, मजदूरी एक आदमी करता है, अगर वो 300 रुपया भी कमाता है तो हर व्यक्ति पर 60 रुपया हुआ, और वो भी उसको 30 दिन मजदूरी नहीं है, 15 दिन मजदूरी मिली तो हर व्यक्ति पर 30 रुपया हुआ। तो ये आंकड़ा याद रखिए, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया नहीं कमा रहा है, तो खाने पीने के बाद उसके पास पैसा बचना ही नहीं है। और दूसरा पूंजी का स्रोत है बैंक। बैंक क्या कर रहे हैं? आप और हम कह रहे हैं बाहर से उद्योग आएगा, हम बता रहे हैं बैंकों से पूंजी का पलायन कैसे हो रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आंकड़ा जारी करता है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं जाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट को देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आंकड़ा जारी करता है जो बताता है, एक अनुपात है CD रेशियो, मतलब कितना पैसा आपने बैंक में जमा किया और बैंकों ने उसके बदले में कितना पैसा ऋण व्यक्ति और समाज को दिया। और ये बैंकों की मनमानी नहीं है, एक वैधानिक जिम्मेवारी है, बैंकिंग का मॉडल है कि 100 रुपया अगर आप और हम बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंकों को निश्चित तौर पर कम से कम 70 रुपया समाज को वापस देना है ऋण के तौर पर, ताकि लोग बिजनेस व्यापार कर सके, अपना घर बना सके, गाड़ी खरीद सके, जो काम करना चाहे वो कर सके। बिहार में इसकी स्थिति क्या है? पूरे देश में CD रेशियो है अभी करीब 74%, मतलब अगर 100 रुपया पूरे देश के लोगों ने बैंकों में जमा किया तो बैंकों ने 74 रुपया वापस किया समाज को। बिहार में 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक CD रेशियो है 40%। लालू जी के जमाने में ये घट के हो गया था 18%, मतलब 100 रुपया जो हम लोग जमा कर रहे हैं बैंक में, तो 18 रुपया ही बैंक वाला ऋण के तौर पर वापस दे रहा है। इसका असर क्या हुआ? पिछले फाइनेंशियल ईयर में, पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार की गरीब जनता ने, बाहर के उद्योगपतियों ने नहीं, बिहार की गरीब जनता ने यहाँ के बैंकों में जमा किया 4,61,000 करोड़ रुपया। 4,61,000 करोड़ रुपया बिहार के बैंकों में जमा हुआ। CD रेशियो अगर 70 होता तो बिहार के लोगों को 2,80,000 करोड़ रुपया लोन के तौर पर मिलना चाहिए था। मिला कितना? 1,61,000 करोड़। बाकी का पैसा कहां गया? बाकी का पैसा बैंकों ने यहां से उन राज्यों में ट्रांसफर कर दिया जहां उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहां रोजगार है, जहां तरक्की है। गुजरात में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में CD रेशियो 90 या उससे ज्यादा है। वहां के लोग अगर 100 रुपया जमा कर रहे हैं तो बैंक वाला 105 रुपया लोन दे रहा है, और बिहार की गरीब जनता 100 रुपया जमा करती है तो हमको आपको 35 रुपया 40 रुपया मिलता है। इसका नतीजा क्या हुआ? 1990 से लेकर पिछले फाइनेंशियल ईयर तक बिहार के बैंकों ने 26 लाख करोड़ रुपया, इसको ध्यान रखिए, कोई नेता कोई पत्रकार ये बात नहीं करेगा, 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों की जमा पूंजी बैंकों ने यहां से ट्रांसफर कर दिया दूसरे राज्यों में। और आप सोच रहे हैं कि कोई 2,000 करोड़ रुपया लाकर चीनी मिल बना दे। अरे अपना घर लुट गया। 26 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने बिहार के लोगों का दूसरे राज्य में दे दिया, और आप और हम सोच रहे हैं कि 2,000 करोड़ रुपया कोई बाहर से लेकर आए। अब आप कहिएगा भैया सरकार में कोई इसका बात क्यों नहीं कर रहा है? बिल्कुल इसका बात होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CD रेशियो को देखने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी है, जिसको हर महीने बैठना है, जिसको ये सुनिश्चित करना है कि बैंक ये पैसा लोगों को दे। लेकिन जैसे डॉक्टर इंजीनियर मुख्यमंत्री का बात नहीं सुन रहा है, जैसे पुलिस और शिक्षक बात नहीं सुन रहे हैं, जैसे CO BDO बात नहीं सुन रहा है, वैसे बिहार में बैंक वाले भी मुख्यमंत्री का, सरकार का बात नहीं सुन रहे, इसीलिए ये दुर्दशा है। तो जन स्वराज का जो प्रयास है कि अगर 70% भी CD रेशियो बिहार में कर दिया जाए तो हर साल करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया एडिशनल यहाँ इन्वेस्ट होने लगेगा। आप बड़ा घर बना सकेंगे, ज्यादा बड़ी गाड़ी खरीद सकेंगे, ज्यादा लोग मोटरसाइकिल खरीद पाएगा, ज्यादा लोग रोजी रोजगार कर पाएगा। जब लोग रोजी रोजगार करेंगे तो स्वाभाविक है यहाँ पर और इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, उससे यहाँ से पलायन रुकेगा। और अगर पूंजी का पलायन रुका तो उससे बुद्धि का भी पलायन रुकेगा। जो पढ़ लिख कर लोग बाहर जा रहे हैं वो लोग यहाँ वापस आएंगे, और जब बुद्धि और पूंजी दोनों का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। जो फाइनेंशियल मॉडलिंग की गई है, आपने रघुराम राजन का नाम सुना होगा, RBI के गवर्नर हैं, थे यहाँ पर, तमिलनाडु के हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। लेकिन आपको प्राची मिश्रा का नाम नहीं मालूम होगा, यही पटना की लड़की है। जितने बड़े इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन है उतने ही बड़ी इकोनॉमिस्ट प्राची मिश्रा भी हैं। और ऐसे लोग बिहार के हैं जो काम कर रहे हैं, और जो यहाँ की मॉडलिंग बता रही है कि अगर 6 महीना में CD रेशियो को सुधार दिया जाए तो डिस्ट्रेस माइग्रेशन को इमीडिएटली रोका जा सकता है। तो ये जन स्वराज का मंत्र है कि पूंजी के पलायन को रोककर बुद्धि का पलायन रोका जाए, और दोनों के पलायन को रोक के श्रम का पलायन रोका जाए। आपने कहा शिक्षा की बात, शिक्षा कैसे सुधरेगा? तो पहले आप समझिए कि शिक्षा की बदहाली है क्यों। जिससे पूछेंगे तो कहेगा
कि भैया शिक्षा इसलिए बदहाल है कि स्कूल में खिचड़ी बन रहा है। कुछ लोग बताते हैं कि शिक्षकों की क्वालिटी बहुत खराब है, नियोजित शिक्षक सबको तो कुछ आइए नहीं रहा है पढ़ाने, इसीलिए शिक्षा बर्बाद हो गया। ये दोनों पूरा सत्य नहीं है। अगर सिर्फ खिचड़ी बांटने से बिहार की व्यवस्था खराब हो जाती तो आप जानकारी के लिए समझ लीजिए कि खिचड़ी सिर्फ 6वीं क्लास तक के स्कूल में ही बांटा जा रहा है। तो 6वीं क्लास से ऊपर के विद्यालय में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? वहां तो खिचड़ी नहीं बट रहा है। और अगर आपको लगता है कि ना भैया नियोजित शिक्षकों के खराबी से पढ़ाई की व्यवस्था खराब हो गई, तो आप हमको बता दीजिए कि पटना साइंस कॉलेज में क्यों पढ़ाई नहीं हो रही, पटना कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है, लंगर सिंह कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है, आपके भागलपुर के कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है? वहां तो नियोजित शिक्षक नहीं है। तो अगर आपको समझना है कि शिक्षा की स्थिति कैसे सुधरेगी, तो पहले आपको समझना है कि शिक्षा की स्थिति इतनी खराब है क्यों। वो इसलिए है कि पिछले 30 वर्ष में ये समता मूलक शिक्षा नीति के नाम पर पूरे बिहार में हर गांव शहर में सरकार ने आपके संसाधनों का उपयोग करके विद्यालयों के नाम पर भवन बना दिए। हुआ ये कि जहां भवन बना वहां पढ़ाने की व्यवस्था नहीं, जहां पढ़ाने की व्यवस्था और भवन दोनों है वहां शिक्षक नहीं है, जहां तीनों है वहां बच्चे नहीं है, और जहां सब है वहां पढ़ाई नहीं है। तो ये जो स्थिति क्यों बनी है? इसलिए कि समाज और सरकार, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, सरकार और समाज दोनों की नजर में शिक्षा की आज कोई प्राथमिकता नहीं है। आप मेरे साथ किसी भी गांव में चलिए, अगर उसको स्कूल से बच्चे को साइकिल का पैसा नहीं मिलेगा, पोशाक का पैसा नहीं मिलेगा, लोग हेडमास्टर का घेराव करेंगे कि मास्टर साहब हमारे बच्चा को साइकिल का पैसा नहीं आया। लेकिन उसी विद्यालय में पूरे साल अगर गणित का विद्यालय क्लासे नहीं लगा तो भी कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ बहुत सारे युवा साथी बैठे हुए हैं, आप चलिए यहाँ भागलपुर में जो सबसे प्रसिद्ध कॉलेज है वहां पर उतने भी क्लासरूम नहीं है जितना बच्चों का एडमिशन है, कैसे पढ़ाई होगा? तो समाज और सरकार दोनों के लिए शिक्षण संस्थाएं जो हैं वो सरकारी लाभ बांटने और पाने का जरिया बन गई है। इसीलिए ये दुर्दशा है। अब जन सुराज इसको कैसे सुधारेगा? हम लोग के पास कोई मैजिक बुलेट नहीं है, एक दिन में नहीं सुधरेगा। लेकिन जो बिहार की स्थिति है इसमें शिक्षा व्यवस्था सुधारने का एक पहलू आपको बताएंगे, प्राइमरी एजुकेशन को बिहार में कैसे सुधारा जाए। इसका जो मॉडल बनाया गया है, पूरे बिहार में हर साल 50,000 करोड़ रुपया शिक्षा के नाम पर खर्च होता है। याद रखिए, इसी गरीब बिहार में शिक्षा का बजट है 50,000 करोड़ रुपया। तो जो जितने विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि अगर इसमें से 1/3 बजट 15,000 करोड़ रुपया अलग से निकाल लिया जाए, तो आपने नाम सुना होगा, एक विद्यालय होता था नेतरहाट। एक नेतरहाट से 1500 से ज्यादा IAS IPS बने हैं। नेतरहाट प्राइवेट स्कूल नहीं था, उसको बिहार की सरकार चलाती थी, यही के शिक्षक उसको उसका संचालन करते थे। एक विद्यालय से 1500 से ज्यादा IAS IPS बने हैं। अगर नेतरहाट जैसा विद्यालय हर प्रखंड में बिहार में बनाना हो तो करीब करीब 15 से 20,000 करोड़ रुपया हर साल का खर्च आएगा। तो जो हम लोग की सोच है, जन सुराज की सोच है कि किसी भी प्रखंड को अगर ठीक से मैप कर दिया जाए और 5 जगह चुन लिए जाए जहां पर नेतरहाट जैसे विद्यालय बनाने हो, तो कोई भी बच्चा उस ब्लॉक का ऐसा नहीं होगा जिसको 20 मिनट से ज्यादा लगेगा उस विद्यालय में पहुंचने में। जैसे आप शहरों में देखते हैं, आपके घर के बगल में विद्यालय हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि विद्यालय यहाँ से आधे घंटे दूर है, स्कूल बस से आपका बच्चा जाता है, वहां पढ़ता है। तो जन सुराज का मॉडल ये है कि हर गांव में स्कूल बनाने के बजाय प्रखंड के स्तर पर 5 विश्व स्तरीय विद्यालय बनाए जाए और बाकी लोगों को बस की सुविधा दी जाए ताकि लोग अपने बच्चों को लेकर स्कूल तक पहुंच सके। एक शब्द में अगर ये बताएं, स्कूल को हर गांव बच्चे तक पहुंचाने के बजाय बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने की व्यवस्था पूरे दुनिया में यही व्यवस्था है। और अगर हम लोग 15,000 अगर अलग से संसाधन न भी हो, अभी जो व्यवस्था है इसमें 15,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च करेंगे, तो आने वाले 5 वर्ष में हर प्रखंड में 5 नेतरहाट के जैसा विद्यालय बनाकर दिया जा सकता है। तो ये जन सुराज का मॉडल है कि अगर हम लोग को अवसर मिला, जन सुराज को अवसर मिला, तो हर साल प्रखंड के स्तर पर एक नेतरहाट के स्तर का विद्यालय जरूर बनाया जाएगा, ताकि आने वाले 10 वर्ष में जो 10 टॉप 10 राज्य में शामिल करने का विजन है, आने वाले 10 वर्ष में हर प्रखंड में कम से कम 10 विश्व स्तरीय विद्यालय जरूर हो। और ये जो सारी योजना है जन सुराज में, ये सारी योजना सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं, खेती को खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती कैसे बनाया जाएगा, यहाँ उद्योग कैसे लगेंगे, रोजगार कैसे आएगा, शहरों का विकास कैसे होगा, ये 10 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर जन सुराज आने वाले 10 साल का विस्तृत अपना विजन और कार्यक्रम जारी करेगा, चुनाव से कम 6 महीना पहले, ताकि आप जैसे लोग उसको पढ़ें, देखें, समझें, ठीक लगे तो अपनाइए। ये नहीं कहेंगे कि हम यहाँ कितने लोगों को रोजगार देंगे, ये भी बताएंगे कि वो रोजगार कैसे देंगे। बिहार के 8,500 पंचायतों की योजना हम बनाकर जारी कर रहे हैं, याद रखिए, 8,500 पंचायतों का अलग अलग पंचायत का योजना बनाकर जारी कर रहे हैं। उस योजना में आपको दिखेगा
कि आपके गांव पंचायत में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था कैसे होगी, आपके गांव पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, और आपके पंचायत में खेती करने वाले लोगों की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाएगा। ये 3 बात आपको उस योजना में दिखेगी। मेरा आपसे आग्रह होगा कि उसको पढ़िए, देखिए, ठीक लगे तो अच्छा लगे तो अपनाइए, न ठीक लगे तो न अपनाइए। तो शिक्षा और पलायन, ये जो 2 बात है, जो 3 बातें हम लोग बता रहे हैं, जन सुराज को अगर बिहार में आमूलचूल परिवर्तन करना है तो ये सुनिश्चित करना होगा कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे अच्छी पढ़ाई और शिक्षा के अभाव में सरकार और व्यवस्था पर बोझ न बने। इसके लिए सबसे पहला इन्वेस्टमेंट, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्राइमरी एजुकेशन पर करना है। हम लोग यही सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन अगर हम पढ़ लिख कर काबिल हो गए तो हमको यहाँ के चावल से मतलब नहीं है कि सरकार हमको चावल देती है कि नहीं, हमको इंदिरा आवास की जरूरत नहीं है। बिहार में हुआ यह है कि इतने लोग सरकार और व्यवस्था पर बोझ बने हुए हैं कि पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। तो जो पहला सूत्र है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को व्यवस्था पर बोझ न बनने दिया जाए, इसके लिए उनके पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। 15 साल से 50 साल के उम्र के जो युवा हैं, अब वो वापस जाकर स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए उनको पूंजी उपलब्ध कराया जाए ताकि वो स्वरोजगार कर सके, अपने लिए रोजी रोजगार का जुगाड़ कर सके। और 55 साल 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग लोगों के लिए अब ना वो पढ़ सकते हैं ना रोजगार कर सकते हैं, तो उनको अपनी जिंदगी सुधारने के लिए, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, आज यहाँ बुजुर्गों को इस महंगाई के जमाना में 400 रुपया पेंशन मिलता है। यार समझ लीजिए, 400 रुपया। एक अच्छे होटल में आप चाय पीते हैं तो 400 रुपया लग जाता है। अंदाजा लगाइए कि लोग अपना जीवन कैसे चला रहे हैं। 400 रुपया में उसको रहना, खाना, कपड़ा सब कुछ है। तो इसलिए जन सुराज का ये संकल्प है कि जब ये व्यवस्था बने तो जो 60 साल से ऊपर उम्र के लोग हैं उनके लिए कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन की व्यवस्था जरूर की जाए। अब आप में से किसी का सवाल हो सकता है इसके लिए पैसा कहां से आएगा। तो अगर 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को 2000 रुपया महीना देना हो तो बिहार सरकार पर पूरा आर्थिक बोझ करीब करीब 10,000 करोड़ का होगा। बिहार सरकार का इस साल का बजट है 2,46,000 करोड़। 2,46,000 करोड़ में से हम लोग को लगता है कि 10,000 करोड़ रुपया, जो कि 5% से भी कम है, वो यहाँ के बूढ़े बुजुर्गों की सम्मानजनक जिंदगी के लिए जरूर निकाला जाना चाहिए। ये हम लोग की सोच है पढ़ाई को लेकर, पलायन को लेकर और बुजुर्गों को सम्मानजनक जिंदगी देने को लेकर। आपको मैंने जाति की बात बताई, आपको मैंने ये बताया कि बिना पैसे के भी काम चल सकता है, लेकिन ये सब तब होगा जब आप जगिएगा। और आप वो लोग हैं जो जीवन भर सवाल ही करेंगे, बुरा नहीं मानिएगा। हम आपका ज्यादा बहुत वैल्यू नहीं करते हैं। ये शहरों में जो बौद्धिक लोग हैं, सो कॉल्ड प्रबुद्ध लोग, ये रात भर भी बैठ के सवाल करेंगे और हम दावे से कह रहे हैं इसमें आधा से आदमी वोट देने भी नहीं जाएगा, आधा से ज्यादा आदमी वोट देने भी नहीं जाता। हमारी बात पर मत जाइए। चुनाव में शहरों के वोटिंग का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। बिहार का कोई शहर नहीं है, कोई शहर नहीं है जहां 40% भी मतदान हुआ है। उसमें गरीब, अमीर, बुद्धिजीवी सब शामिल हैं। तो भैया ये सुधरेगा तब जब आप सुधरने का प्रयास कीजिएगा, आप भागीदार बनिएगा। किनारे बैठ के टीका टिप्पणी करना सबसे आसान है। हमारे बाबूजी सिखाते थे कि जो कुछ नहीं करता है वो आलोचक बन जाता है, कुछ नहीं करता है वो क्रिटिसिज्म करता है। क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान है। ये प्रशांत किशोर गलत है, लालू यादव खराब है, नीतीश बेकार है। अरे भाई सब बेकार है तो आपको इसको सुधारने के लिए किसने रोका था? आप पर कोई संवैधानिक वर्जित संविधान ने आपको नहीं किया है कि आप राजनीति में नहीं आ सकते। आप आइए राजनीति में। आप में से कुछ लोगों का ये कहना हो सकता है कि भैया हमको तो राजनीति का समझ नहीं है, कैसे राजनीति में आएंगे? उसीलिए ये व्यवस्था बना रहे हैं। हमारी भूमिका बस इतनी है कि आप में से जो लोग चाहते हैं, समझते हैं कि हम राजनीति में आकर कुछ कर सकते हैं, अगर आपको अकेले हिम्मत नहीं पड़ रहा था, कभी आपने सोचा था कि हम भी जाते, हम भी जीत कर आते, हमको सुधार करते, घरे जाकर बोले पत्नी ने, बच्चों ने घेर लिया, अरे पगला गए हो क्या, पॉलिटिक्स में जाओगे तो सब बर्बाद हो जाएगा, बाल बच्चा कैसे खाएगा, जीना हराम हो जाएगा। आप ही डर के सहम के बैठ गए, भाई छोड़ो यार पॉलिटिक्स में नहीं जाना। तो हमारी भूमिका इतनी ही है, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर लोगों का दरवाजा खटखटा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको राजनीति की समझ नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास चुनाव लड़ने की कला समझ नहीं है तो कोई बात नहीं है। वो परेशानी, वो पैसे की चिंता, चुनाव लड़ने की व्यवस्था अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन विकल्प नहीं होने का रोना बंद कीजिए। अगर विकल्प बनाना है तो खड़ा होना पड़ेगा, और अगर नहीं होइएगा तो आपके बच्चों के लिए, उसके बदहाली के लिए जिम्मेवार आप ही होइएगा। अब कुछ लोग कह रहा है भैया इतना पैसा कहां से आएगा? भैया हम लोग के शास्त्र में, धर्म में बताया गया है, जहां सरस्वती है वहां लक्ष्मी का वास होना ही होना है। और पैसा ठेकेदारी से नहीं आता है। यहाँ लोग ठेकेदार हैं, बुरा नहीं मानिएगा अगर कोई होगा। हम ठेकेदारी नहीं करते हैं, शराब का धंधा नहीं करते हैं, बालू का माफिया का काम नहीं करते हैं, किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लेते। पैसा सरस्वती से, दिमाग से लाते हैं। जिन लोगों को भी हमने 10 बरस में मदद किया है,
जो देश में आज बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, राज्यों के नेता हैं, राज्य चला रहे हैं, वो लोग या उनको पैसा देने वाले बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने हमारा काम देखा है, उनके सामने हाथ फैला रहे हैं कि भाई हम अपने राज्य में अपने लोगों की मदद करने के लिए अभियान चला रहे हैं, कुछ मदद करो। और लोग मदद कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उनको मालूम है कि अगर प्रशांत किशोर ये प्रयास कर रहा है तो इससे कुछ निकल सकता है। दूसरा, जब दल बनेगा कितना दूसरे से हम लोग मांगेंगे, तो आपको सरस्वती का क्या तरीका है ये भी बताते हैं। जब ये दल बनेगा तो मेरा संकल्प है कि बिहार के 2 करोड़ लोगों से, याद रखिए, बिहार के 2 करोड़ लोगों से 100-100 रुपया चंदा लेंगे। ये व्यवस्था बना रहे हैं कि आप अपने मोबाइल से घर बैठे हुए 100 रुपया जनसुराज को दे पाएंगे। अगर 2 करोड़ लोग 100-100 रुपया भी दे दिए तो 200 करोड़ रुपया हो गया, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। और आप हमको बताइए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बिहार में 13 करोड़ की आबादी है, यहाँ 2 करोड़ ऐसा आदमी है कि नहीं जो 100 रुपया आराम से दे दे और उसको कष्ट न हो। यहाँ बैठा हुआ आदमी को 100 रुपया देने की ताकत आपको है कि नहीं है? तो अगर बिहार में व्यवस्था बदलना है तो कम से कम 100 रुपया निकालिए, अभी निकाल के हमको मत दीजिए, 100 रुपया निकालिए और जनसुराज की इस नई व्यवस्था में अपना योगदान दीजिए। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, प्रयास करने से होगा। एक अंतिम बात, और फिर अगर आपका कोई सवाल होगा फिर से लेंगे। लोग कहते हैं आप पर भरोसा क्यों करें, पहले भी तो ठगा गया। किसी ने कहा कि पहले भी बड़ा आंदोलन हुआ, पत्रकार महोदय ने शायद पूछा था। मेरे भाई, ये जनसुराज आंदोलन नहीं है, हमारा आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। 2 बरस में आपने कहीं नहीं देखा होगा कि जनसुराज ने चक्का जाम किया है, बिहार बंद किया है, धरना प्रदर्शन किया है। हम किसी का घेराव नहीं करते हैं, किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, हम बिहार को सुधारने की बात कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बहुत लोग कहता है भाई आंदोलन कीजिएगा तब इससे आग लगेगा। हम आपको बता रहे हैं क्यों नहीं करते। अगर मानव सभ्यता के इतिहास को आप पढ़ेंगे, बिहार में नहीं, देश में नहीं, पूरे दुनिया के मानव सभ्यता के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आंदोलनों से, फ्रांस की क्रांति को अगर अपवाद के तौर पर हटा दीजिए तो दुनिया में मानव सभ्यता के इतिहास में किसी आंदोलन से नए समाज का सृजन नहीं हुआ। आंदोलन जो है वो तेज हथियार है जिससे आप लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं, सल्तनत को उलट सकते हैं, लेकिन उससे नए समाज का सृजन नहीं हो सकता है। आप यहाँ देख लीजिए, जेपी का आंदोलन हुआ, लोग कहता है जेपी के आंदोलन से बिहार नहीं सुधरा, जनसुराज से कैसे सुधरेगा? तो मेरे भाई, जेपी का आंदोलन बिहार सुधारने के लिए नहीं था, जेपी का आंदोलन उस समय की सत्ता में बैठी इंदिरा गांधी को हटाने के लिए था। तो आंदोलन की आंच थी, इंदिरा जी को हटा दिया गया, लेकिन उस आंदोलन से बिहार का नव निर्माण नहीं हुआ। तो जनसुराज आंदोलन नहीं है, वो धीमी आंच पर पकने वाला अभियान है, जहां गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को बताया जा रहा है कि अगर आपको अपनी जिंदगी सुधारनी है, अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाहते हैं, तो एक बार बातचीत से ऊपर उठकर अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट देना होगा, तभी सुधार होगा। न तो एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, कोई इसको नहीं सुधार सकता। जब तक बिहार के लोग नहीं सुधरेंगे, आप नहीं सुधरेंगे, तब तक कोई इसको नहीं सुधार सकता। इसको आप लिख कर ले लीजिए। लालू आए, मोदी आए, नीतीश आए कि प्रशांत किशोर आ जाए, जब आप सुधरिएगा तब सुधार होगा। न तो 5 बरस बैठ के चर्चा कीजिएगा, आप वोट के दिन हिंदू मुस्लिम के नाम पर जाकर वोट दबा दीजिएगा। वोट के दिन आपको अपनी जाति दिखेगी, वोट के दिन आपको अयोध्या में मंदिर दिखेगा, वोट के दिन आपको लालू के डर से भाजपा दिखेगी और भाजपा के डर से लालू दिखेंगे, तो इससे कोई सुधार होने वाला नहीं है। मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं, ये प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि इस मिट्टी का कर्ज है उसको अदा करने आए, ये सोच कर आए हैं कि अगर हमारे जैसे किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ी, अगर हमारे जैसे किसी आदमी का हिम्मत नहीं पड़ेगा तो बिहार में ये प्रयास करने का हिम्मत किसका पड़ेगा। और आप ये लिख कर रखिए कि जब यहाँ आए हैं तो हम उनमें से नहीं हैं जो बिना सोचे समझे लड़ाई ठान दे। अगर आए हैं तो ये सोच समझ कर आए हैं कि इसको जीतने के लिए, बदलने के लिए कितना पसीना बहाना पड़ेगा, कितनी व्यवस्था लगानी पड़ेगी, कितना संसाधन जुटाना पड़ेगा। और एकदम निश्चित जानिए, संकल्पित है, 2 बरस लगे कि 10 बरस, बिहार को सुधारे बगैर मानेंगे। आप अपना तय कर लीजिए, आपको जुड़ना है जुड़िए, नहीं जुड़ना है तो बैठ के बगल से तमाशा देखिए। आपके सामने बिहार को बदल कर दिखाएंगे, ये संकल्प लेकर आए हैं। आप सब आए, आपने अपनी बात रखी, अपना सवाल रखा। अगर आपके और कोई सवाल है तो वो भी कर लीजिए, और नहीं अगर